नक्सलवाद पर प्रचंड प्रहार। जी हां, रायपुर नक्सलियों की डेड बॉडीज पहुंच चुकी हैं। देर रात सभी 14 डेड बॉडी को, शवों को लाया गया है और मेकाहारा मोर्चरी में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। गरियाबंद मुठभेड़ में मारे गए 27 नक्सलियों के शव, आपको बता दें 27 नक्सली मारे गए, जिनमें से 14 शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं और 1 करोड़ के इनामी नक्सली चलपति का भी पोस्टमार्टम होना है। चलपति का शव भी रायपुर लाया गया है। चलपति उर्फ जयराम को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। नक्सल ऑपरेशन में इसको बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और 6 महिलाएं और 8 पुरुष नक्सलियों के शव लाए गए हैं। 22 डॉक्टर नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। 22 डॉक्टरों की टीम लगाई गई है इन 14 नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए। और यह आपको जमीन पर जो इन पर नंबरिंग भी है, काउंटिंग के लिए आप देख सकते हैं। 14 नक्सलियों के शव यहां पर पहुंच चुके हैं। रायपुर मेकाहारा में 22 डॉक्टरों की टीम इनका पोस्टमार्टम कर रही है। और बड़ी जो इस ऑपरेशन की खूबी है वो यह है कि 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली चलपति को भी ढेर कर दिया गया है। ये एक बड़ी कामयाबी है। इस सर्जिकल स्ट्राइक भी इसको कहा जा रहा है और सुरक्षा बलों के जवानों ने चारों ओर से दरअसल नक्सलियों को घेर लिया था। 60 से ज्यादा की संख्या में नक्सली मौजूद थे, जिनमें से 27 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। और बड़ी सफलता यह है कि 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली चलपति को भी ढेर कर दिया गया है। तो गरियाबंद मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हम वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुरक्षा बलों ने यहां 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली जयराम और चलपति को ढेर कर दिया है। कौन था चलपति और नक्सली ऑपरेशन में उसका ढेर किया जाना क्यों इतनी बड़ी सफलता माना जा रहा है, इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, जो ग्राफिक्स में चलपति के बारे में आपको हम बड़ी बातें बता रहे हैं। नक्सलियों का सबसे बड़ा ट्रेनर चलपति था, ट्रेनिंग देता था। और कुख्यात नक्सली जो टॉप पर जिसको माना जाता है हिडमा, उसको चलपति ने ही ट्रेंड किया था। नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से ओडिशा शिफ्ट करता था, यानी कि लॉजिस्टिक का जो काम था वो भी इसके पास था। ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देता था चलपति, इसीलिए बेहद खूंखार था। और 1 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि की इस पर इनामी राशि घोषित की गई थी। नक्सलग्रस्त इलाकों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था ये और बड़े नक्सल कमांडरों को छिपाना चाहता था। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर किसी गुप्त स्थान पर, जो बहुत सुरक्षित स्थान हो नक्सलियों के लिए, वहां पर यह चलपति छिपाना चाह रहा था। लेकिन ऑपरेशन पूरा करने से पहले ही सुरक्षा बलों ने इसको ढेर कर दिया है। लंबे समय तक अंडरग्राउंड रहा था चलपति, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये बेहद कामयाब रहा। गुरिल्ला वॉर मिलिट्री स्ट्रैटेजी में महारत हासिल थी इस चलपति को और सुरक्षा बलों ने इसको ढेर कर दिया है। साथ ही आपको बता रहे हैं कि नए साल पर आतंक पर कहां कहां प्रहार हुआ, किस डेट में कितने नक्सलियों को ढेर किया हमारे सुरक्षा बलों ने, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 5 जनवरी को 5 नक्सली, 3 जनवरी को 3 नक्सली ढेर किए गए और 16 जनवरी को 20 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। तो ये बड़ी जानकारियां आपको, जो नए कैलेंडर ईयर 2025 में जो ऑपरेशंस को अंजाम दिया हमारे सुरक्षा बलों ने, उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। चलपति के बारे में भी आपको बता रहे हैं। चलिए, तो गरियाबंद नक्सली मुठभेड़ की बड़ी कामयाबी पर हमारे साथ नक्सल एक्सपर्ट वर्णिका शर्मा जुड़ रही हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जयराम उर्फ चलपति को ढेर किया जाना क्यों इतनी बड़ी कामयाबी है। तो नक्सल मामलों की एक्सपर्ट हैं वर्णिका शर्मा, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनसे आज हम समझेंगे कि ये जो ऑपरेशन है वो इतना कामयाब क्यों रहा है। वर्णिका जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर और आपको मेरा नमस्कार। सबसे पहले वर्णिका शर्मा जी, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि ये जो 27 नक्सलियों को ढेर किया गया है ये तो एक उपलब्धि है ही, लेकिन इन 27 में से चलपति का ढेर किया जाना ये बेहद महत्वपूर्ण क्यों है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी,
मैं आरंभ से ही कहती आ रही थी, जब भी नक्सल संघर्ष के विषयों पे मुझे टीवी या मीडिया के माध्यम से जनता से रूबरू होने का अवसर होता था कि यदि हमको अपने ऑपरेशंस की सक्सेस चाहिए है तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी एक आम जनता आंख बंद करके कल्पना करती है किसी माओवादी अटैक की, तो वो वर्दीधारी नक्सली ही नजर आते हैं, जो वर्दीधारी नक्सली गन लेकर के गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे होते हैं। लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर का बहुत बड़ा अंग होता है उसकी सुनियोजित रणनीति, और इस सुनियोजित रणनीति का रणनीतिकार जो चलपति उर्फ जो प्रताप मारा गया है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो इनका 6 जोन डिवाइड होता है, उसमें ये जो उड़ीसा वाला जोन था जहां से ये चलपति, निश्चित ही इसमें DKZHC के भी कुछ लोग सम्मिलित हैं, और ये जो लोग हैं इनको जो मारा गया, एक तो ये अपने आप में जियोग्राफिकल दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक हम ट्रायंगल की संरचना, एक त्रिभुज की कल्पना करते हैं, तो जो इनकी सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग जो सेंट्रल कमिटी होती है, जो CC मेंबर बोला गया है, तो CC मेंबर भी 6 कैटेगरी में होते हैं, पर एक ट्रायंगल की कल्पना करें तो CC मेंबर भी 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक इनकी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटी होती है, दूसरा होता है पोलित ब्यूरो, और तीसरी दिशा में होता है इनका मिलिट्री विंग। तो पोलित ब्यूरो या जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का जो मेंबर होता है, उसका काम होता है कि वो स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली अन्य मेंबरों को भी वो संरचनात्मक आधार प्रदान करने का काम करता है, उनकी ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा होता है, और उस क्षेत्र में यदि एक पत्ता भी हिलता है तो वो उस सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर के पूरे ब्रेन फ्रेमिंग का ही नतीजा होता है। तो इसका मारा जाना मतलब एक बहुत बड़ी वाकई में उपलब्धि है। तो ये कितने ही दिनों से कितनी सुनियोजित रणनीति इसने बनाई होगी, कितने टैक्टिकल ऑपरेशन संचालित किए होंगे, कितने TCOC कैंपेन इसके दृष्टि से मतलब इसके संरक्षण में संचालित हुए होंगे। तो इस प्रकार से अभी अभी आपके न्यूज में भी बोला जा रहा था, और हम भी जानते हैं कि हिडमा का भी जो पूरा ट्रेनिंग है इसके ही अंडर शेल्टर हुआ था। तो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के मेंबर का मारा जाना, वो भी पोलित ब्यूरो से संबंधित, जो इनकी भी हम जैसे अपनी संरचना देखते हैं, अपने जो सामान्य पैरेलल संरचना की हम बात करें, जैसे हमारी एक लोकतांत्रिक या राजनीतिक एक सरकार होती है, उसी प्रकार से इनका भी एक राजनीतिक तंत्र होता है। मिलिट्री विंग तो केवल एक हिस्सा होता है, पर इनका भी एक राजनीतिक तंत्र होता है। इनके भी एरिया कमांडर होते हैं, जोनल कमांडर होते हैं, डिविजनल कमांडर होते हैं, बकायदा इनका भी एक ऊपर नीचे का तंत्र तैयार रहता है। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से, आप बिल्कुल आसान भाषा में समझा रही हैं बणिका जी, हमारे दर्शकों को भी बेहतर समझ में आ रहा होगा। हिडमा के ट्रेनिंग की जो बात की, ये ट्रेनर भी था, और हिडमा कितना कुख्यात है इसको लेकर भी आप एक बार जरूर दर्शकों को बताएं, जानकारी दें, क्योंकि पिछले ऑपरेशन में बताया जा रहा है कि हिडमा मौजूद था, हमारे सुरक्षा बलों ने अटैक भी किया था और लगभग 20 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था, लेकिन सौभाग्य था उसका, किस्मत अच्छी थी, हिडमा उस मुठभेड़ में बच निकला था। जी, इसका एक मुख्य कारण था। देखिए, जब हम इनके माओवादी तंत्र के 2004 में एकीकरण की बात करते हैं, उसमें गणपति प्रमुख था। गणपति का एक परिचय जो हम देखते हैं ना, तो वो एक गुरुजी के रूप में था, वो शिक्षक था, ऐसा बोला जाता है। तो वो जब भी, और इसके इनके जो बेसिक कैरेक्टर का ना, इनके कार्यवाही पे बहुत प्रभाव होता है, मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगी। वो हमेशा स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ता था। पर जब हम हिडमा की बात करते हैं, तो हिडमा के आने के बाद में, तंत्र में स्थापित होने के बाद में, टैक्टिकली मींस ये फील्ड ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा सक्रिय हुए। उसके बाद इन्होंने एक्सचेंज ऑफ फायर को अपनी रणनीति का प्रमुख हिस्सा बनाया। कारण क्या था? क्योंकि हिडमा को टैक्टिकल ऑपरेशंस की ट्रेनिंग पर्टिकुलर दी गई थी। उस समय उनको कहा गया था कि जो अंडर की पाइपलाइन आपने स्ट्रॉन्ग की है, उसका कैसे उपयोग करना है, तो केवल स्ट्रेटेजिकली नहीं, 60% टैक्टिकल ऑपरेशंस में आपको यूज करना है। तो आप देखेंगे कि हिडमा के पूरे कार्यकाल में उसने सबसे ज्यादा ऑपरेशन संचालित किए हैं, मींस एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुए हैं। बिल्कुल। और मैम, अगर ये जो इसको जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा सख्ती इस वक्त हो रही है, तो नक्सलियों ने सोचा कि पड़ोसी राज्य में पहुंच जाते हैं, उड़ीसा के अगर बॉर्डर पर पहुंच जाते, वहां पर इनका कोई महफूज कोई जगह होगी, वहां पर अगर पहुंच जाते तो ये हमारे लिए कितना और ज्यादा दुष्कर हो जाता।
क्योंकि बाकायदा एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन सेट कर दी गई है कि 31 मार्च 2026 तक सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में नक्सलवाद का समूल विनाश करना है। ये जो आपने कहा कि अन्य राज्यों से जो हमारी लगी हुई सीमा है, विशेषकर आंध्र, ओडिशा, इन क्षेत्रों से जो हमारी सीमाएं जाती हैं, इस क्षेत्र में मैंने बहुत पहले काम भी किया है, अभी भी निरंतर जाती रहती हूँ। ये जो कोमाखान छूरा से होके गरियाबंद होते हुए जो बेल्ट यहाँ से निकल के नक्सली उड़ीसा की ओर जाते हैं, तो निश्चित ही ये जो माओवादी होते हैं ये पोलित ब्यूरो यानी रणनीति के रूप में बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये जो माओवादी होते हैं इनका जब घेराबंदी किया गया, एक्चुअली इसको एक दबी नब्ज के रूप में क्षेत्र को जाना जाता है। बहुत आक्रामक क्षेत्र के रूप में हम आंध्रा वाले बॉर्डर से लगी हुई सीमा को मानते हैं। पर आप एक कल्पना कीजिए, आप एक पॉन्ड, एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं या वहां पे आप कार्यवाही से तो कल्पना कीजिए, एक पॉन्ड में आप पत्थर फेंकते हैं तो पानी छिटक के बाहर की ओर निकलता है। ठीक उसी प्रकार के माओवादी होते हैं। जैसे ही हम एक निश्चित केंद्र को आधार मान के अपनी कार्यवाही करते हैं तो माओवादी वहां से पलायन करते हैं, यानी वो अपने लिए शेल्टर एरिया ढूंढने लगते हैं। मतलब इनका एक ऑपरेशनल जोन होता है और एक शेल्टर जोन होता है। तो ये शेल्टर जोन की ओर जो इनका पहले से तय होता है, उड़ीसा भी एक ऐसा ही शेल्टर जोन था जिसके और इंटेंस या कोर एरिया में इनका ट्रेनिंग कैंप बना होता था। तो उड़ीसा में ये अपनी कार्यवाही करने के बाद भागते थे, जो एक परमिएबल मेम्ब्रेन की भांति ये पूरे जोन काम करते हैं। जी, और मैम बिल्कुल आप बहुत लंबे समय से इस विषय को देख रही हैं, क्योंकि उड़ीसा में पिछली बार बल्कि कहें तो कई बार से एक दूसरी पार्टी की सरकार थी और जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो भी पॉलिटिकल लीडर्स, हम कहते हैं कि राजनीति में नहीं जाते हैं, मैं राजनीतिक कोई सवाल आपसे नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये चीज़ तो सच है कि हमारे सुरक्षा बल भी एक पॉलिटिकल जो उनकी आइडियोलॉजी होती है, जो उनकी विचारधाराएं होती हैं, जो टारगेट होता है, जो अप्रोच होती है, उसी अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन वो भी करते हैं। क्या इस चीज़ का फ़ायदा नक्सलियों को मिल रहा था कि डिफरेंट सरकारें हैं, यहाँ का जो सुरक्षा बल हैं वो अलग तरीके से, अलग टेक्निक से रिटेलिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उनको फायदा मिल जाएगा तो वहां जाकर शरण ले ली जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसी महीन बात को हमको समझना है। जो अभी मैंने एक कार्यवाही और वहां से पानी की बूंदें बाहर छिटक के जाने का एक जो एग्जाम्पल दिया था, जब ये उस मेम्ब्रेन से बाहर की ओर जाते हैं और वहां की भी सरकार का एक्शन यहाँ की कार्यवाही के समानुपात में रहता है, मतलब इक्वल एक्शन होता है, तो फिर वो ऑपरेशन का कंप्लीट सक्सेस हो जाता है। पर जब वो यहाँ से जाते हैं और वहां की सरकार का जो टेक्निक है, मींस काउंटर स्ट्रेटेजी जो है उनकी, वो यदि शिथिल हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं हम ऑपरेशन में वहां पे कमतर साबित होते हैं। तो एक हर सरकारों की अलग अलग टेक्निक होती है युद्ध के लिए या गुरिल्ला स्ट्रेटेजी को एनकाउंटर करने के लिए। कोई वैसे मूलतः दो टैक्टिक होता है, एक ऑफेंसिव होता है, दूसरा डिफेंसिव होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार को हम देखें तो वो ऑपरेशनल दैट मीन्स डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव दोनों मोड को पैरेलल लाइन पे चला रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि गन और मन दोनों की तरफ हम पैरेलल मूव कर रहे हैं। पर कहने का मतलब स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली हम दोनों ही बेस पे आगे बढ़ रहे हैं। पर अन्य राज्यों में यदि इससे कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं होता है, समायोजन स्थापित नहीं होता है, या उनकी टेक्निक केवल डिफेंसिव है या केवल बातचीत वाली है, तो उससे कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया पे, पूरी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी पे असर होता है। बिल्कुल। और बीते महीने में जैसा कि आपने बताया वनिका जी, बीते महीने अमित शाह आए थे छत्तीसगढ़ और उन्होंने जहां भी जितने भी नक्सल प्रभावित राज्य हैं वहां के डीजीपी को, वहां के मुख्य सचिव को बुलाया था और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको हम नाम दे सकते हैं वो एक डिजाइन किया गया, उसके अकॉर्डिंग ही अब आगे बढ़ा जा रहा है। क्या आपको लगता है जो डेडलाइन सेट की गई है, क्योंकि आप इस विषय के एक्सपर्ट हैं और मुझे लगता है आपको शायद कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी इस सवाल का जवाब देने में, 31 मार्च 2026 तक की जो डेडलाइन रख दी गई है, कुछ संभावना लगती है कि नक्सलवाद का खात्मा हो सकता है? जी, आप ये प्रश्न मुझसे 7-8 महीने पूर्व पूछते तो मैं भी
थोड़ा शिथिल सा ही उत्तर आपको देती, परंतु अभी की परिस्थितियां जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजापुर में कुछ दिनों पहले एक उन्होंने ब्लास्ट किया माओवादियों ने, और गंभीर ब्लास्ट किया, हमारे जवानों की शहादतें भी हुई, उसके बावजूद हमारे जवान दुगनी ऊर्जा के साथ में, मतलब पूर्ण मनोबल के साथ फिर से ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तो इससे हम ये चीज कह सकते हैं कि अब जो गति मिली है वो वास्तव में बहुत अच्छी है और इस गति को हमको बनाए रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, दोनों ही कार्यवाहियों का, चाहे वो माओवादियों की तरफ से की जा रही कार्यवाही हो या सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही कार्यवाही हो, केंद्र बिंदु में आम जनता होती है। जब तक आम जनता के मन में भय का भाव रहेगा तब तक के वहां से नक्सल उन्मूलन की कल्पना हम नहीं कर सकते। और आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं, वर्तमान में जो नई भर्ती है वो बिल्कुल से खत्म होने की स्थिति में आ गई है। और दूसरी चीज ये कि आज जो लोग जुड़े हैं वो किसी संवेदना के कारण नहीं जुड़े हैं। सबसे अच्छी बात जो यहाँ से मैं बताना चाहूंगी कि किसी संवेदना के कारण उनसे नहीं जुड़े हैं, वो केवल और केवल भय के कारण जुड़े हैं। तो भय को विभिन्न प्रकार की प्रेरणाओं के जरिए, विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के जरिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को हम जितना डेवलप करेंगे, हम नक्सल उन्मूलन की ओर उतनी जल्दी अग्रसर होने वाले हैं अभी। बिल्कुल। और बनिका जी, जिसका आपने जिक्र किया, बीजापुर में जो आईईडी से हमारे 8 जवानों की शहादत हुई थी, उनमें से 5 जवान तो पूर्व नक्सली ही थे, सरेंडर कर चुके थे, वापस मुख्यधारा में लौट चुके थे, आर्म फोर्सेस उन्होंने ज्वाइन की और उसके बाद एक कामयाब ऑपरेशन वो भी कहा जाएगा जिसको वो अंजाम देने के बाद वापस लौट रहे थे। आज यहां पर मैं बात करना चाहूंगा बनिका जी, अर्बन नक्सल का जिक्र भी मुझे लगता है कि यहां पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि जितने घातक गोली का वार है उतना ही घातक जो ब्रेन वॉश कर दिया जाता है उसका भी है। आज अर्बन नक्सल्स की भूमिका कितनी प्रभावी बची है और इनको इन सशस्त्र नक्सलियों से अलग कितना माना जाए? देखिए, अर्बन नक्सल जब हम बात करते हैं तो ये जो शरीर को होने वाली क्षति है या शरीर पे होने वाले घाव हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। वो एक समय के बाद घाव भर जाते हैं, या जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है या शहादत हुई है वो स्पष्ट दिखाई देता है कि उनकी शहादत हुई है। परंतु ये जो ब्रेन वॉर होता है इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। इसके लिए इनकी पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल वेपनरी सिस्टम होता है जिसका ये लोग उपयोग करते हैं, मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म, और जिसका ये इनको प्रॉपर इनका एक विंग होता है जिसको प्रोपागेंडा विंग कहते हैं, जिसमें सिर्फ प्रोपागेंडा के ही रिलेटेड काम नहीं होते बल्कि र्यूमर्स एंड ब्रेन वॉशिंग टेक्निक भी होती है, जिसका ये लोग मास ब्रेन वॉश का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। बड़ी हस्तियों को यदि उनको मैनिपुलेट करना है तो सिंगल पर्सन ब्रेन वॉश का उपयोग करेंगे, पर इसके लिए गंभीर साहित्यों का, इंटरनेट का, कई प्रकार की चीजों का उपयोग करते हैं, ब्लॉग्स का उपयोग करते हैं और उसके जरिए ये मैनिपुलेशन करते हैं। लेकिन एक चरित्र हमको इनका समझ जाना चाहिए, इनकी चेजिंग टेक्निक है। आप एक्शन करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन भी करने के दौरान ये अपना रूपांतरण करेंगे, या आपको यह एहसास दिलाएंगे कि आपने एक्शन किया है, यहां से हम खत्म हो गए हैं, पर ये रूप दूसरा बदल लेते हैं। मतलब कि ये आपके ही बाजू में बैठे होंगे और आपके ही पास में गड्ढा खोद रहे होंगे, ये आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। और इस पर भी लगातार प्रयास हो रहे हैं, इसको लेकर कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और वनिका जी, आपने समय निकाला, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को इतने बेहतरीन अंदाज में, आसान भाषा में आपने जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका वनिका जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस संवेदनशील विषय पर बात करने के लिए।